इतिहास इतिहास के पन्नों पर कुछ नाम अमर हो गए हमेशा के लिए, जिनके खून से रंगी है भारत की मिट्टी, जिनके नाम सुनते ही कांप उठता था ब्रिटिश साम्राज्य। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। लेकिन इन तीन क्रांतिकारियों के पीछे थे एक और छाया, एक योद्धा की छाया, जिसने एक दिन प्रतिज्ञा की थी वो कभी अंग्रेजों के हाथों कैद नहीं होगा। उसका साहस, उसका दृढ़ संकल्प, उसका बलिदान आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। उसका नाम चंद्रशेखर आजाद। ये कहानी एक साधारण लड़के की, जिसने अपने खून से लिखी आजादी की दास्तान। चलो अब शुरू करते हैं उसकी अमर कहानी। एक अनजाने पहाड़ी गांव में जन्मा एक नन्हा सा बालक। तारीख थी 23 जुलाई 1906। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के इतिहास में जन्म हुआ उस बच्चे का जिसने आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। गांव की धूल मिट्टी से सनी गलियों में खेलता एक साधारण सा किशोर, पर उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही बच्चा एक दिन भारत की आजादी का अमर प्रतीक बनेगा। उसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। भारतीय इतिहास का वो नाम जिसे सुनते ही अंग्रेजों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता था। और ये कहानी शुरू होती है उसके जन्म से। 1906 का 23 जुलाई मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में जन्मे चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। उनके पिता सीताराम तिवारी एक साधारण इंसान और मां जागरणी देवी धर्मपरायण दृढ़ निश्चयी महिला, जिन्होंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाने का सपना देखा। हालांकि चंद्रशेखर का पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का बदरका था। परिवार का गुजारा चलाने के लिए पिता काम की तलाश में भावरा आ गए। गांव के सादगी भरे वातावरण में पला ये बच्चा शरारती था, खेलकूद में निपुण था और साहस का जीता जागता प्रतीक था। कहा जाता है बचपन में उसकी जुबान पर अक्सर एक ही बात रहती, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। किसे पता था ये साधारण सी बात एक दिन पूरे देश की आजादी की शपथ बन जाएगी। भावरा के उस शांत गांव में जन्मा चंद्रशेखर धीरे धीरे बड़ा होने लगा और बचपन से ही उसकी अलग पहचान सामने आने लगी। चंद्रशेखर था बेहद चंचल और शरारती। गांव के मैदानों में दौड़ना, कुश्ती लड़ना, पेड़ों पर चढ़ना, ये सब उसका रोज का खेल था। ताकत और जोश में वो बाकी बच्चों से बहुत आगे था। किसी भी खेल में या किसी भी लड़ाई में उसे जीतना ही था, यही उसका अपना नियम था। लेकिन चंद्रशेखर सिर्फ खेलों में ही नहीं, दिल से भी बेहद जिज्ञासु था। बचपन से ही उसे कहानियां सुनना बेहद पसंद था, खासकर वीरों की कहानियां। यही कहानियां उसके मन में आजादी के पहले बीज बो गईं। और एक बात चंद्रशेखर के बारे में अक्सर कही जाती है, किसी भी काम में जब वो हारता तो गुस्से में चिल्लाकर कहता, मैं कभी पराजित नहीं होऊंगा। गांव वाले उस समय हंस पड़ते थे, पर कोई नहीं जानता था कि यही दृढ़ निश्चयी लड़का एक दिन अंग्रेजों के सामने अडिग प्रतीक बनकर खड़ा होगा। पर चंद्रशेखर की जिंदगी सिर्फ गांव और खेलों तक सीमित नहीं रही। ये शरारती मगर साहसी स्वभाव का लड़का जब अपनी मां के आग्रह पर काशी की विद्यापीठ में पढ़ने गया, तब उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया और वहीं से शुरू हुई उसकी असली क्रांतिकारी यात्रा। बचपन की शरारतें, खेलकूद और साहस, इन सब को मां के जज्बे ने शिक्षा के रास्ते पर मोड़ दिया और यहीं से शुरू हुआ चंद्रशेखर के जीवन का एक नया अध्याय। चंद्रशेखर को पढ़ाई के लिए भेजा गया काशी के विद्यापीठ में। काशी उस समय केवल शिक्षा का केंद्र ही नहीं था, बल्कि राजनीतिक चेतना का गढ़ था। देशभक्ति की लहर भारत के कोने कोने तक पहुंच रही थी और ये लहर चंद्रशेखर के दिल तक भी पहुंच गई। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन में कदम रख दिया। ये स्कूल का साधारण सा लड़का अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाने लगा, जुलूस में चलने लगा और आजादी के गीत गाने लगा। एक दिन बनारस में आंदोलन के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
अदालत में जब जज ने उसका नाम पूछा तो वो नन्हा चंद्रशेखर सीना तान कर बोला, मेरा नाम आजाद है। पिता का नाम पूछा तो बोला, स्वतंत्रता। और जब पूछा कि घर कहाँ है तो उसका जवाब था, जेल खाना। जज की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसी दिन उसे सजा के तौर पर 15 कोढ़े मारने का आदेश दिया गया। लेकिन हर एक कोढ़े की चोट के बाद भी उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द गूंजता रहा, भारत माता की जय। उस घटना के बाद लोगों ने उसे बुलाना शुरू किया आजाद, और यही नाम उसकी जिंदगी की पहचान बन गया। पर यह छोटी सी गिरफ्तारी उसके कदमों को रोक नहीं सकी, बल्कि यहीं से शुरू हुई एक लंबी और रोमांचक क्रांतिकारी यात्रा। काशी की अदालत में कोड़ों की वो सजा सिर्फ एक लड़के को आजाद नहीं बना गई, बल्कि जन्म दिया एक क्रांतिकारी को। लेकिन आजादी के रास्ते पर यह सफर शुरू से ही मुश्किलों से भरा था। चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही गांव में फैली, पूरा परिवार चिंता में डूब गया। मां जागरणी देवी अपने बेटे को बचाना चाहती थी, लेकिन इस घटना ने चंद्रशेखर के दिल में आजादी के लिए लड़ने का अटूट संकल्प जगा दिया। उस समय आजादी की लड़ाई के नेता महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पर चलने की अपील कर रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर की आंखों के सामने हो रहे अत्याचार उसे चैन से बैठने नहीं देते थे। उसे समझ आ गया कि आजादी लाने के लिए सिर्फ नारेबाजी और जुलूस काफी नहीं, चाहिए साहस, योजना और सशस्त्र संघर्ष। पुलिस की नजरों से बचने के लिए उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा। वो अलग अलग गुप्त ठिकानों पर रहने लगा। क्रांतिकारी नेताओं के साथ गुप्त बैठकें, हथियार जुटाने की योजनाएं, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। एक दिन उसने अपने साथी से कहा, हमारा मकसद सिर्फ आजादी पाना नहीं है, बल्कि ऐसा भारत बनाना है जहां डर नाम की कोई चीज ना हो। और यही सोच, यही दृढ़ संकल्प उसे बना गया सिर्फ चंद्रशेखर नहीं, बल्कि आजाद, एक क्रांति का प्रतीक। धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद ने देश के युवा क्रांतिकारियों को संगठित करना शुरू किया, और तभी उसके जीवन में प्रवेश हुआ एक गुप्त संगठन का, जो ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला देगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब कहानी का अगला अध्याय है कैसे चंद्रशेखर आजाद इस संगठन से जुड़े और इसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। गुप्त रूप से घूमना, पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर योजनाएं बनाना। चंद्रशेखर आजाद को समझ आ गया था कि अकेले की लड़ाई काफी नहीं है, जरूरत है एक मजबूत संगठन की। और इस खोज में उसके जीवन में आया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। साल था 1924। भारत का स्वतंत्रता संग्राम अब एक नए रूप में ढलने लगा था। एक समूह था जवान क्रांतिकारियों का, जो एक ही मकसद से जुड़े हुए थे, अंग्रेजों के मजबूत किलों की नींव हिला देना। इस संगठन का नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने सशस्त्र क्रांति के जरिए भारत को आजाद करने का संकल्प लिया था, और चंद्रशेखर आजाद इस संगठन से जुड़कर अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश कर गए। आजाद की जिम्मेदारियां थीं नए सदस्यों को प्रशिक्षण देना, गुप्त ठिकाने बनाना और हथियार इकट्ठे करना। अपनी बहादुरी, ताकत और तेज दिमाग के बल पर वो जल्द ही संगठन के सबसे बड़े नेताओं में शामिल हो गए। HRA की बैठकें होती थीं गुप्त ठिकानों पर, रात के अंधेरे में, किसी सुनसान घर में या नदी के किनारे। ऐसी ही एक बैठक में आजाद खड़े होकर बोले थे, हमारा मकसद सिर्फ आजादी पाना नहीं, बल्कि ऐसा भारत बनाना है जहां डर नाम की कोई चीज ना हो। और यही सोच, यही दृढ़ संकल्प उसे बना गया सिर्फ चंद्रशेखर नहीं, बल्कि आजाद, एक क्रांति का प्रतीक। इन सभी योजनाओं में आजाद केवल एक साथी नहीं, बल्कि एक नेता बन गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, मैं कभी अंग्रेजों के हाथों जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा, और यही प्रतिज्ञा उन्हें इतिहास में अमर कर गई। HRA से जुड़ने के बाद आजाद की जिंदगी में शुरू हुआ एक रोमांचक और खतरनाक सफर। संगठन ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए चुना एक ऐसा दुस्साहसिक कदम जिसने पूरे भारत को हिला दिया। काकोरी,
ट्रेन डकैती। एचआरए के क्रांतिकारियों ने समझ लिया था कि सिर्फ नारे लगाने से आजादी नहीं मिलेगी। ब्रिटिशों की आर्थिक ताकत को कमजोर किए बिना क्रांति का रास्ता आगे नहीं बढ़ सकता, और इसी सोच से जन्म लिया एक साहसिक योजना ने, काकोरी ट्रेन डकैती। 9 अगस्त 1925, उत्तर प्रदेश का काकोरी स्टेशन। उस दिन की ट्रेन थी सरकारी खजाना ढोने वाली, ब्रिटिश हुकूमत के राजस्व की रीढ़। एचआरए का मकसद साफ था, उस खजाने को हथियाकर क्रांति की आग को और तेज करना। इस योजना के मास्टरमाइंड थे रामप्रसाद बिस्मिल, उनके साथ थे चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और कई अन्य क्रांतिकारी। आजाद के हाथों में थी पूरे ऑपरेशन की सुरक्षा, क्योंकि वो थे सबसे निपुण निशानेबाज। शाम का वक्त, ट्रेन जब काकोरी स्टेशन के पास पहुंची, क्रांतिकारियों ने ट्रेन रोक दी। हाथों में रिवॉल्वर, आवाज में आग। सभी यात्री नीचे उतर जाएं, और सरकारी खजाने का बॉक्स ट्रेन से उतार लिया गया। उस बक्से में था लाखों का ब्रिटिश धन। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 10 मिनट में खत्म हो गया। एक भी गोली निर्दोष यात्री को नहीं लगी। यही था आजाद का कमाल, उनकी सटीक योजना का सबूत। इस डकैती ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। अब वो समझ गए कि भारत के क्रांतिकारी सिर्फ बातें नहीं करते, वो काम करना भी जानते हैं। लेकिन इस घटना के बाद शुरू हुआ भयानक दमन चक्र। एक एक कर कई क्रांतिकारी पकड़े गए। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, सभी को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया गया। पर एक नाम कभी पुलिस के हाथ नहीं लगा, चंद्रशेखर आजाद। आजाद ने कहा था, हमारा ये कदम सिर्फ पैसा लूटने का नहीं है, ये ब्रिटिश साम्राज्य के दिल पर वार है। काकोरी डकैती सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक मोड़ था। और इस मोड़ के बाद शुरू हुआ आजाद की जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय। एक नए संगठन को गढ़ने का संघर्ष, जो बाद में कहलाया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब वक्त है जानने का, कैसे चंद्रशेखर आजाद बने भारत के सबसे खतरनाक क्रांतिकारी संगठन के नेता। काकोरी डकैती के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय क्रांतिकारियों के खिलाफ ऐसा दमन चक्र चलाया जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। एक एक कर क्रांतिकारी पकड़े गए, फांसी के फंदे पर झूल गए या फिर आजीवन कारावास में कैद कर दिए गए। लेकिन एक आदमी था जिसे कोई छू भी नहीं पाया, चंद्रशेखर आजाद। काकोरी घटना के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA लगभग टूट ही गई थी। बिस्मिल, अशफाकुल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी सब शहीद हो गए थे, लेकिन आजाद ने कसम खाई थी, बिस्मिल भाइयों का सपना मैं मरने नहीं दूंगा, इस आजादी की आग को और प्रज्वलित करूंगा। आजाद भूमिगत हो गए और उनसे जुड़े कुछ नए क्रांतिकारी, पंडित नेहरू के प्रशंसक एक छात्र भगत सिंह, उसके साथी सुखदेव, राजगुरु और कई और नौजवान। इन्हीं सबको साथ लेकर आजाद ने संगठन को फिर से खड़ा किया और फिर साल 1928 में HRA का नाम बदलकर रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA। अब लड़ाई सिर्फ अंग्रेजी राज के खिलाफ नहीं थी, बल्कि एक समाजवादी और समानता पर आधारित भारत बनाने की जंग थी। आजाद थे इस संगठन के गुप्त नेता। उनका जीवन था एक चलती फिरती छाया युद्ध की तरह। कभी इलाहाबाद के किसी छात्रावास में छुपते, तो कभी रात के अंधेरे में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते। आजाद अक्सर अपने साथियों से कहा करते थे, हमारे खून की हर एक बूंद आजाद भारत के लिए है। बंदूक सिर्फ दुश्मन के लिए नहीं, बल्कि अत्याचार के प्रतीक को मिटाने के लिए है। धीरे धीरे आजाद भारतीय युवाओं के लिए एक किंवदंती बन गए। लोग उन्हें आजाद कहने लगे क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, मैं आजाद हूं और जिंदगी में कभी गिरफ्तार नहीं होऊंगा। ये प्रतिज्ञा सिर्फ उनके नाम को नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी अमर कर गई। ब्रिटिश सरकार ने उन पर इनाम रखा, लेकिन आजाद थे एक परछाई की तरह, हमेशा उनकी पकड़ से दूर। लेकिन जैसे जैसे HSRA मजबूत हो रही थी, ब्रिटिश साम्राज्य का गुस्सा भी बढ़ रहा था। उन्होंने ठान लिया था कि इस महान क्रांतिकारी को हमेशा के लिए खामोश करना है। और ये तैयारी आखिरकार जाके खत्म हुई एक खूनी दिन पर,
अल्फ्रेड पार्क में, जहां चंद्रशेखर आजाद ने अपने वादे को पूरा किया। काकोरी कांड के बाद आजाद की अगुवाई में HSRA एक नई ताकत के साथ खड़ा हो चुका था। इसी दौर में उनकी जिंदगी में आए 3 युवा क्रांतिकारी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इन सब का मकसद सिर्फ एक था, आजाद भारत। आजाद सिर्फ उनके नेता नहीं थे, बल्कि बड़े भाई की तरह उनके गुरु और मार्गदर्शक थे। भगत सिंह एक सोचने विचारने वाले क्रांतिकारी थे। वो सिर्फ बम और बंदूक में यकीन नहीं रखते थे, बल्कि विचारों की ताकत पर भरोसा रखते थे। आजाद ने उनसे एक बार कहा था, सिर्फ दुश्मन को मारने से कुछ नहीं होगा, जनता के दिलों में जागरूकता जगानी होगी। भगत सिंह भी आजाद को बेहद सम्मान देते थे। ब्रिटिश सरकार की नजर में आजाद द मोस्ट वांटेड क्रांतिकारी थे और भगत सिंह उनके सबसे होनहार शिष्यों में से एक। दोनों ने मिलकर HSRA को और भी मजबूत बना दिया था। राजगुरु, वो थे एक निडर निशानेबाज। आजाद अक्सर उन्हें गुप्त ठिकानों पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते। सुखदेव संगठन करता थे। वो शहर शहर घूमकर क्रांतिकारियों का नेटवर्क तैयार करते, एक मजबूत जाल बुनते। आजाद इन तीनों का मौन सहारा थे। उन्होंने उन्हें हिम्मत दी, अंधेरी रातों में निशाना साधना सिखाया और ये भी कि कैसे अंग्रेजी पुलिस की नजरों से बचकर संगठन को चलाना है। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का फैसला हुआ। HSRA ने योजना बनाई ब्रिटिश पुलिस अफसर जेम्स ए सॉन्डर्स को मार गिराने की। इस योजना के पीछे थे आजाद। भगत सिंह, राजगुरु और आजाद ने मिलकर इस साहसी मिशन को अंजाम दिया। ये घटना पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल गई और HSRA को एक अजेय शक्ति में बदल दिया। 1929 में उन्होंने सोचा, सिर्फ बम या हत्या से कुछ नहीं होगा। अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों का असली चेहरा जनता के सामने लाना जरूरी है। इसी सोच से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। हालांकि इस योजना में भी आजाद की छाया थी। वो सामने ना आकर भी क्रांति की दिशा तय कर रहे थे। आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये चारों खून के रिश्तों से नहीं, विचारों से जुड़े एक परिवार थे। आजाद थे गुरु और ये तीनों उनके हाथों से गढ़े हुए योद्धा। उनका सपना एक ही था, एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण भारत। लेकिन ये रास्ता खून और बलिदान से भरा था और ये रास्ता उन्हें धीरे धीरे अमरता की ओर ले जा रहा था। सॉन्डर्स हत्याकांड के बाद पूरे भारत में क्रांतिकारियों के लिए एक निर्दयी शिकार अभियान शुरू हो गया। चंद्रशेखर आजाद अब देश के सबसे मोस्ट वांटेड क्रांतिकारी थे। ब्रिटिश पुलिस ने उनके सिर पर इनाम रख दिया था, लेकिन आजाद जैसे परछाई बनकर गायब हो जाते। कभी आजाद भिखारी का वेश धरते, कभी साधु बनकर गलियों में घूमते, कभी गांव के व्यापारी का भेष। दिन में गांव में छुपकर रहते, रात को गुप्त शरणालय में पहुंच जाते। कभी गंगा को नाव से पार करते तो कभी रेल के साधारण डिब्बे में छुपकर सफर करते। उनकी मौजूदगी रहस्य बन गई थी। लेकिन इस समय आजाद सिर्फ भाग नहीं रहे थे, वो HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को मजबूत बना रहे थे। उन्होंने क्रांतिकारियों को छोटे छोटे दलों में बांटा। हर दल को अलग जिम्मेदारी मिली। कोई हथियार जुटाने में लगा था, तो कोई संदेश पहुंचाने में, तो कोई शहर में राजनीतिक प्रचार की अगुवाई कर रहा था। आजाद हमेशा कहते थे, स्वतंत्रता का युद्ध सिर्फ बंदूक की लड़ाई नहीं है, ये बुद्धि, अनुशासन और त्याग का संगठन है। उन्होंने गुप्त रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में हथियारों के भंडार बनाए। खुद क्रांतिकारियों को बंदूक चलाना, बम बनाना और पुलिस की नजरों से बचने की कला सिखाते। उनकी योजनाओं से HSRA एक प्रोफेशनल क्रांतिकारी संगठन बन गया। आजाद इतने चतुर थे कि पुलिस कई बार उनके बेहद करीब पहुंचकर भी उन्हें पकड़ नहीं पाई। वो कभी किसी दुकान में चाय पीते, कभी गांव के मेले में साधु बनकर भीख मांगते। उनकी इस बुद्धिमत्ता ने ही उन्हें आजाद बना दिया था, क्योंकि वो सचमुच थे आजाद, ब्रिटिश जंजीरों से पूरी तरह मुक्त। 1930 तक आजाद सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं रहे थे, वो एक आंदोलन की रीढ़ बन चुके थे। उनकी अगुवाई में HSRA नई पीढ़ी के युवाओं तक पहुंची। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे नौजवान आजाद से सीखते कि एक क्रांति को कैसे मजबूती और निरंतरता के साथ आगे बढ़ाया जाए। उस दौर का आजाद एक अदृश्य नायक था, जिसकी परछाई थी अंग्रेजों का डर और जिसकी मौजूदगी हर स्वतंत्रता सेनानी की प्रेरणा। उनका संगठित प्रयास
आने वाले वर्षों में स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा रास्ता बदलने वाला था। साल 1931 का फरवरी महीना। पूरा उत्तर प्रदेश ब्रिटिश पुलिस चंद्रशेखर आजाद की तलाश में चौकन्नी थी। चंद्रशेखर आजाद, जो अब तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकते आए थे, उस दिन पहुंचे इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क, जो आज चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। उनके साथ थे एक युवा क्रांतिकारी साथी सुखदेव राज। लेकिन एक गद्दार की सूचना पर पुलिस को आजाद के ठिकाने का पता चल गया। 27 फरवरी की सुबह एल्फ्रेड पार्क में वे गुपचुप बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक ब्रिटिश पुलिस ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। आजाद के पास सिर्फ एक रिवॉल्वर थी और कुछ ही गोलियां, लेकिन वो थे अड़िग योद्धा। पहली ही गोली में उन्होंने 2 पुलिस अफसरों को घायल कर दिया। फिर एक के बाद एक गोलियां चलाकर ब्रिटिश फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आजाद की सबसे बड़ी बहादुरी उनके साथी को बचाने का प्रयास था। उन्होंने सुखदेव राज से कहा, पेड़ के पीछे छिप जाओ, और खुद सामने से दुश्मनों का सामना करते रहे। आजाद जानते थे कि शायद आज ही उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। घंटों चली इस लड़ाई में आजाद की सारी गोलियां खत्म हो गईं, लेकिन वो कभी गिरफ्तार नहीं होंगे, ये थी उनकी प्रतिज्ञा। आखिरी गोली उन्होंने अपनी ही कनपटी पर चला दी और मौत के क्षण में भी आजाद नाम को सच कर दिखाया। आजाद का ये बलिदान पूरे भारत को झकझोर गया। ब्रिटिश उन्हें मार सके, पर उनकी बहादुरी और आत्मसम्मान स्वतंत्रता संग्राम में आग की तरह फैल गया। आज इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क उन्हीं के नाम से जाना जाता है, जहां खड़े होकर आज भी लोग याद करते हैं उस अड़िग क्रांतिकारी की आखिरी लड़ाई। चंद्रशेखर आजाद वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि ऐसे दूरदर्शी क्रांतिकारी थे जिनके हर शब्द ने आजादी के लिए लड़ने वाले नौजवानों के दिलों में अग्नि जलाई। उनके नाम के साथ हमेशा जुड़ी रही एक अटल घोषणा, मैं आजाद हूं और हमेशा आजाद रहूंगा। ये उनका प्रण था कि किसी भी कीमत पर वो कभी अंग्रेजों के हाथों कैद नहीं होंगे, और आखिरी पल में अपने ही माथे पर गोली चलाकर उन्होंने इस प्रतिज्ञा की लाज रखी। आजाद का विचार बिल्कुल स्पष्ट था, आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे लड़कर हासिल करना पड़ता है। वो मानते थे कि देश का हर नागरिक शिक्षित हो, सचेत हो और निडर बने। आजाद कभी व्यक्तिगत धन दौलत या शक्ति के लिए आंदोलन में नहीं आए। उन्होंने हमेशा आम लोगों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने को ही सबसे बड़ा कर्तव्य समझा। मेरा देश ही मेरा मंदिर है और मेरे देशवासी ही मेरे भगवान हैं। आजाद का ये अड़िग संकल्प, उनका आत्मसम्मान और उनका अदम्य साहस सिर्फ उनके साथियों को ही नहीं, आज भी लाखों दिलों को प्रेरित करता है। उन्होंने साबित कर दिया, आजादी के लिए आत्म बलिदान ही सबसे बड़ा धर्म है। चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी शायद सिर्फ 25 साल में ही थम गई, लेकिन उनकी बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान की कहानी हमेशा के लिए अमर हो चुकी है भारतीय इतिहास के पन्नों में। आज वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी देशभक्तों के दिलों में जोश जगाती रही है। आज जहां उनकी आखिरी लड़ाई हुई थी, वही एल्फ्रेड पार्क आज जाना जाता है चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से। भारत के कई शहरों में उनके नाम पर सड़कें, स्कूल, स्टेडियम, विश्वविद्यालय और पुस्तकालय बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के भावर में जहां उनका जन्म हुआ था, वहां आज एक भव्य स्मारक खड़ा है। डाक टिकटों से लेकर मूर्तियों तक आज हर जगह आजाद का अमर चेहरा हमारी यादों में जिंदा है। आजाद के इस वीर बलिदान के बाद पूरा भारतीय युवा समाज एक नई ऊर्जा से भर उठा। उन्होंने साबित किया, स्वतंत्रता के लिए बलिदान ही सबसे बड़ी ताकत है। उनके नेतृत्व में बनी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नया इतिहास रच दिया। आज भी जब चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया जाता है तो दिल अपने आप देशभक्ति से भर उठता है। उनकी जिंदगी ने साबित कर दिया कि देशभक्ति सिर्फ एक नारा नहीं, ये है बलिदान की प्रतिज्ञा। देशभक्ति की इस अमर कहानी को सुनकर
अगर आपके दिल में भी श्रद्धा की ज्वाला जल उठी हो तो इस इतिहास को हर किसी तक पहुंचाइए। मैं हूं मुन्ना और आप देख रहे थे हिस्ट्री इन ओल्ड। इतिहास जिंदा रहे, इंकलाब जिंदाबाद।